तो चलिए नीट सीरीज का आज डिस्कस करते हैं टॉपिक नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे एटॉमिक मॉडल्स की और साथ ही साथ बात करेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रोइज हाइपोथेसिस। तो क्लास को शुरू करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल से, और इससे पहले हम स्टार्ट करें इस टॉपिक नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं 1 2 3 4 सब टॉपिक्स, जहां से क्वेश्चन आने के चांस, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इस लेक्चर को आप ध्यान से देखिएगा, कैसे सवाल इनसे पूछे गए हैं और कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। हम दोनों केस के क्वेश्चंस डिस्कस भी करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल से। तो बोहर मॉडल में कुछ आपको पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें थियरी तो इंपॉर्टेंट है ही है, कुछ फॉर्मूलेज भी हैं जिससे पूछे गए हैं काफी ज्यादा सवाल। चलिए तो पहले थियरी पढ़ते हैं। तो थियरी में बताया गया है कि जो बोहर का मॉडल है वो ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ है ये, और एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ रिवॉल्व करते हैं। अगर उनकी एनर्जी चेंज हुई तो वो अपना पाथ भी चेंज कर लेते हैं, मींस अपना ऑर्बिट भी चेंज कर देते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया है कि एन इलेक्ट्रॉन कैन मेक अ ट्रांजिशन, जैसा मैं बता रहा हूं, वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है, यानी एक हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जा सकता है। ऐसा करते हुए वो एनर्जी को रिलीज करता है और उस एनर्जी चेंज को आप E2 माइनस E1 करके निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है, उसकी एनर्जी को मैंने E2 लिख दिया, सही, और वो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, उसकी एनर्जी मैंने E1 लिख दिया। तो E2 और E1 में जो डिफरेंस होगा उतनी ही एनर्जी रिलीज कर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में गिरा है। क्लियर है मेरी बात? कोई भी ऑर्बिट नंबर से किसी भी ऑर्बिट नंबर में वो जंप करता है तो आप हायर ऑर्बिट की एनर्जी पहले लिखकर लोअर ऑर्बिट की एनर्जी बाद में लिखकर जो भी डिफरेंस निकालेंगे, दैट एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। ठीक ठीक बात, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम होता है, ऑर्बिट के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, ऑर्बिट के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है NH/2π। इट्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π, NH/2π। मेरी बात क्लियर है? MVR विच रिप्रेजेंट्स एंगुलर मोमेंटम इज NH/2π। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आप ध्यान से देखेंगे। तो बोहर बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ऑर्बिट में घूमता है। ओके, तो किसी ऑर्बिट में वो घूम रहा है, तो सपोज मैंने कुछ एक ऑर्बिट बनाने की कोशिश की, ये एक ऑर्बिट है और ये हमारा न्यूक्लियस है। तो इस ऑर्बिट की दूरी न्यूक्लियस से कितनी है, मुझे ये दूरी पता लगानी है, जिसे हम रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट कहते हैं। तो किसी भी ऑर्बिट के रेडियस कैसे निकाली जाती है, उसका एक फॉर्मूला होता है जो सिंपल लैंग्वेज में होता है 0.529 n² z एंगस्ट्रॉम। मैं आपको एक चीज खास बताता हूं, ये नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि जो रेडियस है वो n² z के प्रोपोर्शनल है। n इज द ऑर्बिट नंबर, z इज द एटॉमिक नंबर। क्योंकि बोहर का मॉडल आप जानते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए है या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए है, जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उनके लिए ये मॉडल वैलिड होता है। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ये वैलिड नहीं है, हम पढ़ चुके हैं। तो किसी भी ऑर्बिट की अगर आपको दूरी निकालनी है तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका नंबर क्या है, वो कौन से नंबर में ऑर्बिट है और वो किस एटम या किस स्पीसीज की बात कर रहा है, उसका एटॉमिक नंबर रखना है n² z। तो आपका रेडियस आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। दूसरी बात, ये फॉर्मूला आया कहां से, उसका एक अपना एक डेरिवेशन है विच इज नॉट नेसेसिटी नाउ, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अगर याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, करना भी पड़ेगा। n² h², देखो n² तो ऊपर है ही, अपॉन 4π² k m e² z, z नीचे है ही, 4π² k m e², 4πa² कमी स्क्वेयर, जैसे भी करना है वैसे कर लीजिए,
एन स्क्वेयर बाय जेड, एन स्क्वेयर ऊपर जेड नीचे, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ऐसे ही अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में वेलोसिटी निकालना चाहते हैं कि भाई उसकी फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की क्या वेलोसिटी होगी, तो उसके लिए भी बोहर का एक फॉर्मूला है विच इज 2.18 10⁶ जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। देखो एन स्क्वेयर बाय जेड रेडियस है और जेड बाय एन वेलोसिटी है। 2.18 10⁶ विच इज अ कांस्टेंट, इट्स प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन एंड यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कहीं आप 10⁸ देखेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में वो यूनिट है, इतना अंडरस्टूड है। अगर आपको ये जानना हो कि ये फॉर्मूला कहां से आया है तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हैं विच इज 2π² kme² जेड बाय NH। देखो इसमें h ऊपर था और वो पाई kme² नीचे था, इसमें उल्टा है, इसमें h नीचे है और π² kme² नीचे है, यहां 4 है यहां 2 है। इतना सिंपल है ये, एक बार आपकी रीडिंग चाहिए बस, ये हुआ पड़ा है, कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है ये सिंप्लीफाइड फॉर्मूले, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एन स्क्वेयर बाय जेड रेडियस, जेड बाय एन वेलोसिटी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आप एनर्जी का भी फॉर्मूला याद रखेंगे कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, किस एनर्जी से वो ऑर्बिट में चल रहा है, मूव कर रहा है, वो एनर्जी कैसे निकाली जा सकती है। एनर्जी इज -2.18 10⁻⁻18 जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर। रेडियस में है एन स्क्वेयर बाय जेड प्रोपोर्शनल, ठीक। वेलोसिटी में है जेड बाय एन प्रोपोर्शनल, और एनर्जी में है जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर प्रोपोर्शनल। अगर जूल पर एटम में बताना है तो आपको 2.18 10⁻⁻18 माइनस, वो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद रखना है तो -13.6 जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर इज कॉमन, और किलो जूल में याद करना है तो -1312 1312 जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर किलो जूल पर मोल। एनर्जी से बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए हैं PYQs में, नीट में बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है। तो वो कई सवाल ऐसे हैं जिसमें ऑप्शंस में यूनिट्स मेंशन्ड होती ही हैं, तो यूनिट्स कई बार जूल में है, कहीं ईवी में है, कहीं किलो जूल में है, उस हिसाब से आप नंबर कांस्टेंट्स याद करके चलेंगे तो वैलेंट गुड है, बहुत बढ़िया रहेगा। एनर्जी में यहां तक ही सीमित नहीं रहना, आपको यह भी ध्यान रखना है ये जो फॉर्मूला आपने याद किया है जिसमें जेड स्क्वायर ऊपर एन स्क्वायर नीचे है, साथ में कांस्टेंट है जो यूनिट टू यूनिट मैटर करता है, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है वो उसके काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के समेशन से आई है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है ½kZe² बाय R, और पोटेंशियल होती है -kZe² बाय R। यहां गौर करने वाली बात एक अहम ये है कि जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है, ट्रू है, वो हम नेगेटिव में लिखते हैं। दूसरी बात ये है कि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। अब जब आप इसको जोड़ेंगे तो टोटल एनर्जी आपको माइनस में ही आना है। अब क्योंकि आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद करेंगे ½kZe² बाय R, और पोटेंशियल एनर्जी में हाफ नहीं आता, माइनस आ जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है, ये देखो सेम सही है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन है कि पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है और 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी है, क्योंकि जो टोटल एनर्जी आई है जोड़कर वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, बस साइन का ही डिफरेंस है, ये प्लस में है काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी हमारी माइनस में है। तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के भी 2 टाइम्स है, काइनेटिक एनर्जी के भी 2 टाइम्स है, लेकिन माइनस का रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी के साथ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्लस में होती है, और टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर है, वो आपको दिख भी रहा है, माइनस का रिलेशन होता है। एक बार आप इसको देख लो, बात क्लियर है। आपको ये फॉर्मूला याद रखने हैं एंगुलर मोमेंटम का, MBR = NH/2π, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। दूसरा रेडियस, ऑर्बिट की रेडियस, ठीक है, n² बाय जेड होता है, कांस्टेंट होता है 0.529 अगर एंगस्ट्रॉम में याद करना है तो। फिर है वेलोसिटी, वेलोसिटी में जेड बाय एन होता है 2.18 10⁶ जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। और फिर आता है आपका एनर्जी, एनर्जी आपका जूल में है कि किलो जूल में है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है, इस पर डिपेंड करता है। अगर आप जूल पर एटम में याद करना चाहते हैं तो -2.18 10⁻⁻18 है जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर,
और अगर आप ईवी पर एटम में याद करना चाहते हैं तो -13.6 है, और किलो जूल पर मोल में याद करना चाहते हैं तो -1312 है। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए टोटल एनर्जी भी नेगेटिव होती है, सम से आता है वो। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन होता है कि पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है नेगेटिव में, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, काइनेटिक पॉजिटिव होती है। और टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम होती है, वो आपको इसमें दिखाई भी दे रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला मॉडल है सोमरफील्ड का एटॉमिक मॉडल, जिसका आप बस बेसिक इंट्रो याद रखेंगे, ज्यादा डीप में जाना नहीं है। यह बोलता है कि बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। यह मॉडल कहता है कि एक्चुअली वो ऑर्बिट इलिप्टिकल शेप्स की है, इलिप्टिकल, सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल है। दूसरा, इसी मॉडल में हम फाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, हमने एक इफेक्ट पढ़ा है इस चैप्टर में जिसका नाम है जीमैन इफेक्ट, जो कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस हो तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होती हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के दौरान, उनकी संख्या बढ़ जाती है, उनमें स्प्लिटिंग होती है। इसको फाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं और इसको सोमरफील्ड मॉडल एक्सप्लेन करता है। ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सोमरफील्ड एक बात तो ये कि सर्कुलर ऑर्बिट के बजाय इलिप्टिकल ऑर्बिट की चर्चा करता है। दूसरा, सोमरफील्ड बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जब ट्रांजिशन करता है तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस करता है उसका जो फाइन स्पेक्ट्रम होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो टूटती है लाइंस, स्प्लिट होती हैं फर्दर, उसको ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है। दूसरा ये ध्यान रखना कि जो इलिप्स होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो किसी ना किसी फोकाई पर होता है। इलिप्स में किसी ना किसी फोकाई पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक्चुअल बिल्कुल सेंटर में नहीं होता है। ठीक है। अगली बात यह है कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात तो करता ही है, लेकिन आपको वो याद कैसे करना है वो देखो। जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, मेन बात मेरी समझ में आ गई कि वो सर्कुलर ऑर्बिट की बजाय इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात करता है। वो क्या कहता है, दिस मॉडल रिटेन्ड द फर्स्ट बोहर सर्कुलर ऑर्बिट। ये कहता है कि जो बोहर का पहला ऑर्बिट है वो तो एज सच होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बोहर के आप सेकंड ऑर्बिट में जाते हो तो उसमें एक इलिप्टिकल ऑर्बिट भी है। ठीक है। जब आप थर्ड ऑर्बिट में जाते हो तो उसमें 2 इलिप्टिकल ऑर्बिट है। जब आप फोर्थ ऑर्बिट में जाते हो तो उसमें 3 और इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं। जब आप 5वें ऑर्बिट में जाते हो तो उसमें 4 इलिप्टिकल ऑर्बिट्स और हैं। ऐसे वो ऐड करता रहा। क्लियर मेरी बात? और एक फॉर्मूला है जो आप ध्यान रखें कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की जो लेंथ है वो गिवन बाय n/k। n is the number of orbit, k is the azimuthal quantum number which you study in quantum numbers later और Schrödinger wave equation में इसकी चर्चा होती है। azimuthal quantum number जिसको L से लिखा गया है इस चैप्टर में, यहां पर k बताया गया है। n/k is the length of major axis by minor axis। ठीक, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का रेशियो जो है n/k से निकलता है। तो एक बार इसकी रीडिंग आपको अच्छे से कर लेनी है। स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं एक बार इसको नीचे कर देता हूँ। ये सोमरफील्ड का एटॉमिक मॉडल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर यहाँ ले लें। ठीक, बात मैंने क्लियर हो गई। सोमरफील्ड बोलता है सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। इलिप्टिकल ऑर्बिट पर ज़्यादा कंसंट्रेट रखना है अपने को। फिर वो बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जब ट्रांजिशन करता है तो जो फाइन स्पेक्ट्रम डेवलप होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय माई मॉडल। ठीक है, सोमरफील्ड ऐसे कहते हैं। और अगली बात ये है कि वो जो पहला ऑर्बिट होता है वो सर्कुलर ही है अकॉर्डिंग टू सोमरफील्ड। फिर जब तुम सेकंड ऑर्बिट में जाते हो तो उसमें एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, और थर्ड ऑर्बिट में जाते हो तो उसमें 2 इलिप्टिकल ऑर्बिट्स भी होते हैं। ठीक है, यहां पर एजीमुथल क्वांटम नंबर की चर्चा L से नहीं K से रिप्रेजेंट किया गया, और n/k मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का लेंथ का रेशियो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आ जाओ। अब है क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद हाइजेनबर्ग और डी ब्रोई हाइपोथेसिस पे चलते हैं। ठीक, देखो भाई, ताजा सवाल नीट का पिछले साल पूछा गया सवाल। ठीक है, पिछले पेपर में आया हुआ सवाल कि अगर आपको He+ हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल होते हैं, जानते हो आप, He+ है हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, उसकी एनर्जी दे रखी है ग्राउंड स्टेट में, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में उसकी जो एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रॉन की वो -x जूल है।
ठीक है, ठीक बात है। आगे क्या बोलता है, तो आप बताएं कि Be+3 अगर स्पीसीज हुआ तो उसकी एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की सेकेंड ऑर्बिट में। एनर्जी का एक बार फॉर्मूला लिखते हैं। आप सब जानते हैं जो एनर्जी होती है किसी भी ऑर्बिट में वो Z² बाय N² होती है। Z²/N² की प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैं He+ की बात करूं तो जो एनर्जी दे रखी है He+ की वो दे रखी है -x, तो मैं En की जगह -x कर दूं प्रोपोर्शनल टू Z। Z इज द एटॉमिक नंबर। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे? 2। 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 बाय n होता है ऑर्बिट नंबर। तो कौन सी ऑर्बिट की बात हो रही है? फर्स्ट की। तो 1 का स्क्वायर 1। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, फिर वो बात करता है Be+3 की। तो मुझे बताओ Be+3 की जो एनर्जी है वो क्या है? अरे सर वो तो निकालनी है। ओके, तो उसको मैं En ही लिख लेता हूं या E लिख लेता हूं। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू Z²। तो Be+3 यानी बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। 4 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चे? 16 बाय n। n इज द ऑर्बिट नंबर। तो क्वेश्चन में कौन से ऑर्बिट की बात की है? सर बात की है सेकेंड ऑर्बिट की। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। कैंसिल करके आ गया 4। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया सोल्व। ई की वैल्यू निकालनी। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दूं तो लेफ्ट में है -x और यहां लेफ्ट में है E। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट खत्म हो जाएगा। यहां 4 कैंसिल हो गया 1। इसका मतलब जो E की वैल्यू है वो -x जूल ही है। तुम्हारा आंसर आ जाएगा A -x। ये और सिंपल भी हो सकता है, मैं तो बिल्कुल बेसिक मैथ्स में गया हूं। ठीक है, बच्चे तो पूरा बड़ा बड़ा फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं, आंसर तो सेम ही आना है। ठीक है, टाइम यहां बच जाता है। मेरी बात क्लियर? बोलिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ट्राई करो यार। नीट 2022 का सवाल है। ठीक है, 22 में पूछा गया है कि इफ रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ He+ इज 105.8 पिकोमीटर। अगर आपको सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस दे दी जाए, He+ का केस है 105.8 पिकोमीटर, तो आप Li+2 की केस में थर्ड ऑर्बिट की रेडियस निकालें। तो आप सब जानते हैं जो रेडियस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है N²/Z के। जानते हैं? जानते हैं। तो अगर मैं केस बनाऊं कि इन्होंने मुझे He+ का दे रखा है, तो मुझे बताइए He+ के लिए जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है? 105.8 पिकोमीटर प्रोपोर्शनल टू N²। कौन से ऑर्बिट की बात की है बेटा? He+ में कौन से ऑर्बिट की बात की है? सेकेंड ऑर्बिट की। सर 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 बाय एटॉमिक नंबर, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। ठीक, ये काट दिया, यहां 2 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन। ये थोड़ा अजीब मैथ्स लग रहा होगा लेकिन हमें आंसर निकालना है। बेसिक मैथ की कोशिश है यहाँ, वही मैं कर रहा हूं। ठीक, अब मुझे बताओ Li+2 के केस में क्या हो रहा है? उसका रेडियस मुझे निकालना है, तो मैं इसको R ही लिख लेता हूं प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, Li+ के केस में ऑर्बिट नंबर की बात कौन सी हो रही है? थर्ड। 3 का स्क्वायर 9 और लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 3। ये आ गया 3, सेकंड इक्वेशन। अगर मैं फर्स्ट को और सेकंड को डिवाइड कर दूं तो बताओ लेफ्ट में क्या है फर्स्ट इक्वेशन के? 105.8 डिवाइडेड बाय यह है R लेफ्ट में। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कट जाएगा, इज इक्वल टू यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 2 बचा, यहां 3 बचा। अब मुझे R की वैल्यू चाहिए। R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 105.8 इंटू 3/2। इसको सोल्व कर लेना। ये 1.5 पे तो कैंसिल कर देगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना।
तो लगभग 150 के आसपास आपका आंसर आएगा पिकोमीटर में। चेक कर लेना एक बार। ठीक है, देखो कर बेटा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है तो करने का जो तरीका है उसमें बेसिक मैथ्स लगाइए बस। मैंने एक बार He+ का केस लिया इसी फॉर्मूले पे, और इसी फॉर्मूले पर एक बार मैंने Li+ का केस ले लिया, Li+2 का, और उसको सोल्व कर दिया। सिंपल था यार, मुझे पता था क्या निकालना है, आपको भी पता है क्या निकालना था, रेडियस। कर लेंगे, हाँ भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो थर्ड क्वेश्चन 2019 ओडिशा नीट में पूछा गया है। सवाल सिंपल लग रहा है, एक बार आप ट्राई करेंगे। इन हाइड्रोजन एटम द डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट इज। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो कि सेकंड ऑर्बिट में है उसका वेवलेंथ क्या होगा डी ब्रोई। तो सब जानते हैं जो डी ब्रोई वेवलेंथ होता है लैम्बडा, वो होता है H/mv। ये डी ब्रोई वेवलेंथ होता है। अगर आप देख पा रहे हो ऑप्शंस हमारे पास पाई में है, पाई पाई, उसमें पाई नहीं है, इसमें पाई नहीं है, और रेडियस का जिक्र है। ठीक, तो मुझे बताओ क्या तुम जानते हो ऑल्सो जो mv होता है, mvr, वो होता है NH/2π। तो यहां से अगर मैं mv की वैल्यू निकाल लूं, mv की, तो mv क्या होगा NH/2πr, और यहां पुट कर दूं, यहां पर पुट कर दूं mv की वैल्यू यहां पर, तो क्या मुझे बता सकते हैं लैम्बडा क्या आ जाएगा। लैम्बडा H/mv की जगह पे NH/2πr, NH अपॉन ऊपर चला जाएगा 2πr, h से h कैंसिल, तो हमारा आ जाएगा 2πr/n। कुछ सीधे भी जानते हैं 2πr = n लैम्बडा, सीधे भी वो फॉर्मूला जानते हैं। बस फिर क्या है, सेकंड ऑर्बिट की बात कर रही है, बताओ बेटा। ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन। हमें बस ये r की वैल्यू और n की वैल्यू रखनी है, सवाल खत्म है। बताइए, तो n की जो वैल्यू है वो तो है सेकंड ऑर्बिट है ना, यस, तो n की तो 2 है। रेडियस और ढूंढना है, तो मुझे बताओ जो Rn होता है वो होता है 0.529 n² एंगस्ट्रॉम में, और पिकोमीटर में कितना होता है देखो दे रखा है 52.9 n²/z। मुझे तो निकालना है रेडियस, तो 52.9 n², क्योंकि सेकंड ऑर्बिट की बात हो रही है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अपॉन z, हाइड्रोजन की बात हो रही है तो 1 हो गया। ये वैल्यू उठाकर यहां पुट कर देंगे r के जगह पे, ये वाली वैल्यू, और n की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। पाई में चेक कर लेना एक बार कौन सा आ रहा है, देखो कर लोगे एक बार, देखो एक बार मैंने कैसे किया। देखो मैंने क्या किया, इसने मुझसे डी ब्रोई वेवलेंथ पूछा, मुझसे क्या कैंडिडेट से पूछा, ठीक है। तो डी ब्रोई वेवलेंथ होता है लैम्बडा = H/mv। तो मैंने उसमें देखा कि इसमें तो भाई ऑप्शंस देखे तो ऑप्शन पूरा सोल्ड है, न्यूमेरिकल आंसर है, और रेडियस की चर्चा है, तो मुझे लगा कि mv को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एक फॉर्मूला होता है mvr = NH/2π, वहां से mv की वैल्यू उठा के ये वाला फॉर्मूला रेडियस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो रेडियस में जब कन्वर्ट होता है लैम्बडा हुआ 2πr/n। और कुछ बच्चे सीधे भी फॉर्मूला जानते हैं, लैम्बडा और रेडियस में रिलेशन होता है 2πr = n लैम्बडा, ठीक है। वही यहां पर आया है, ये n की वैल्यू मैंने 2 रख दी और रेडियस मैंने बोहर फॉर्मूले से निकाल लिया पिकोमीटर में, ठीक है, वो यहां पुट कर देंगे। चलो आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़े, चलो फिर। बेस्ड ऑन इक्वेशन En is 2.18 10⁻⁻18 z² जूल, सर्टेन कंक्लूजन्स आर रिटन, विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट। बताओ इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ये बताना है। 2013 का सवाल है। पहला, इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन चेंजेस ऑर्बिट। यस, जब इलेक्ट्रॉन मान लो चौथे ऑर्बिट में होगा तो मैं E4 निकाल लूंगा, और वो मान लो दूसरे में कूद गया तो मैं E2 निकाल लूंगा, n की वैल्यू 4 रख के और एक बार 2 रख के, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। यस, ये तो ट्रू है।
दूसरा ऑप्शन, फॉर n इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर n इक्वल टू 6। कह रहा है जब n इक्वल टू 1 होगी तब ज्यादा नेगेटिव है एज कंपेयर टू n इक्वल टू 6। अच्छा आगे, विच मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड इन स्मॉलेस्ट ऑर्बिट। क्या बोल दिया इसने भाई, छोटे ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन और टाइटली बाउंडेड होता है। ये कह रहा है कि छोटे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फ्री सा है, लूजली बाउंडेड है। ना 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 ना, जितना छोटा ऑर्बिट होगा उतना न्यूक्लियस के करीब होगा और न्यूक्लियस उसको टाइट पकड़ के रखेगा। तो यही वाली स्टेटमेंट फॉल्स है और यही हमारा आंसर है। नेगेटिव साइन इन इक्वेशन सिंपली मीन्स दैट the energy of electron bound to the nucleus is lower than it would be if electrons were at the infinite distance from the nucleus. Yes, इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो मानते हैं, लगभग जीरो होती है। इट इज टेकन अज्यूम्ड एज जीरो बिकॉज इट इज टू फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो उससे उतना अट्रैक्शन महसूस नहीं होता, तब जीरो मान लेते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन नीचे ऑर्बिट में कूदता है तो एनर्जी रिलीज कर आता है, तो एनर्जी कम होती जा रही है। तो थियोरेटिकली जीरो से जब आप कम की तरफ बढ़ते हैं तो उसको नेगेटिव ही लिखा जाता है। इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है और हमें ट्रू नहीं फॉल्स ढूंढनी थी जो हमें मिल गई। लार्जर द वैल्यू ऑफ एन लार्जर इज द रेडियस। यस, जितना ज्यादा एन होगा उतना ज्यादा रेडियस होगा, क्योंकि रेडियस जो होता है वो होता है प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड। जितना ज्यादा एन उतना ज्यादा रेडियस। और ये नॉर्मल बात भी है, पहला ऑर्बिट से बड़ा दूसरा ऑर्बिट का रेडियस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ओके चलो, फिफ्थ, एम्स 2012 में इन बोहर्स ऑर्बिट NH/2π इंडिकेट्स। बताओ भाई, NH/2π क्या है? MVR। और MVR क्या है? एंगुलर मोमेंटम। सिंपल है, सिंपल है। ठीक, अगला क्वेश्चन ट्राई करो, सिक्स्थ क्वेश्चन। देखो इस तरह का सवाल भी पूछ सकता है। अभी एक पीछे न्यूमेरिकल किया है, ये थियरी हो गई। हाइड्रोजन है, He+ है और Li+2 है। तीनों का रेडियस अरेंज करना है। तो सब जानते हैं जो रेडियस होता है n² होता है, और फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसका मतलब जो रेडियस है वो 1/z हो गया। तो जिसका z ज्यादा, z मोर, रेडियस लेस। तो किसका z ज्यादा है? Li का, तो उसका रेडियस कम हो जाएगा। कम कौन कौन से ऑप्शन में है? सारे ऑप्शंस में Li कम है। ठीक है, अच्छा Li के बाद किसका z ज्यादा है? He का, तो Li से बड़ा He होना चाहिए। बी ऑप्शन में है, ओके बी ही हो गया फिर, है ना? यस, कर लेंगे। जितना ज्यादा z उतना कम रेडियस। अगर ऑर्बिट सेम है तो, ऑर्बिट सेम है तो कौन सा ऑर्बिट था फर्स्ट? तो n/1 रख दी, तो r किस पे डिपेंड हो गया? सिर्फ z पे। तो जिसका z ज्यादा उसका रेडियस कम, जिसका z कम उसका रेडियस ज्यादा। इतना सिंपल सवाल आ रही है, कर लोगे? नेक्स्ट ट्राई करो ये। द रेशियो ऑफ, देखो डिफरेंस वाला आ गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने यहां लिखा है, बड़ा प्यारा सवाल है। द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड बोहर ऑर्बिट एनर्जी टू दैट बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट एनर्जी। मतलब ये कह रहा है कि आप डिफरेंस निकाल लो पहले का और दूसरे ऑर्बिट का एनर्जी का। तो मुझे बताओ, ये मांग रहा है E2 - E1 और फिर उसका रेशो मांग रहा है किससे? देखो आगे किससे मांग रहा है उसका रेशो? सेकंड और थर्ड ऑर्बिट एनर्जी, मतलब E3 - E2। ये वाली वैल्यू मांग रहा है। बताइए कर लेंगे क्या? तो मुझे बताइए कि जो E2 होगा यानी En होगा, पहले En का फॉर्मूला बता दो, वो क्या है? किसी भी यूनिट में निकाल लो, रेशो ही चाहिए, यूनिट तो कैंसिल हो ही जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम ये ले लें -13.6 Z²/n² EV पर एटम। हाँ ठीक है, तो मुझे बताओ E2 क्या होगा यहां से? E2 -13.6 Z², किसकी बात हो रही है? एटम गिवन नहीं है तो हाइड्रोजन ही होगा। ठीक है, तो 1/n², n² सेकंड, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, ये E2 हो गया, यानी मैं E2 की जगह रख सकता हूं -13.6/4।
माइनस, अच्छा इवन, इवन कैसे निकलेगा, -13.6, जेड स्क्वेयर यानी जेड 1 है और एन भी 1 है, तो ये हो गया -13.6 डिवाइडेड बाय E3। E3 कैसे निकालोगे, मैं बिल्कुल बेसिक मैथ ही इस्तेमाल कर रहा हूं, नहीं तो प्रोपोर्शनल से भी सवाल हो जाएगा ये, सबको पता है 13.6 कॉमन ही है, वो उड़ जाएगा, ठीक है। E3 निकालना है, -13.6, जेड स्क्वेयर तो 1 ही है, 3 का स्क्वेयर 9 हो गया, यानी ये हो गया -13.6 बाई 9 माइनस E2 अपन ने निकाल ही लिया, -13.6 बाई 4, तो 13.6 कॉमन ले लेना, यहाँ बच जाएगा -1/4 +1, ठीक, और यहाँ 13.6 कॉमन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1/9 +1/4, यानी ये हो जाएगा 13.6 कॉमन आके ऊपर नीचे से उड़ जाएगा, है ना, ये हो जाएगा -1/4 +1 बाय, अच्छा यहाँ हो जाएगा -1/9 +1/4, इसको सोल्व कर लेना, ऊपर से सोल्व करोगे तो ऊपर एलसीएम आएगा 4 और 3/4 हो जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय नीचे अगर आप सोल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 9 और 4 का 36, है ना, 36 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा -4, यहाँ हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 5/4, आई थिंक सो 5/4, आर यू श्योर? -4 + 1 3/4 करेक्ट, और यहाँ पर अरे यार 36 एलसीएम है ना, तो ये हो जाएगा 3 × 5 4 × 36, तो 3 12 ऐसा कुछ हो जाएगा, देख लेना अपना, सोल्व कर लेना इसको, मेरे हिसाब से तो -4 + 9 5/36, ठीक है। अरे यार यहाँ पर कमजोर है मैथ्स वीक हो गई, यहाँ 3 के साथ यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 5 रहेगा, 36 ऊपर हो जाएगा, ठीक है, फिर 4 9 जा 27/5 इज द आंसर, ठीक है, और टाइम लग गया सॉरी ठीक है, 27/5 कर लेंगे, सिंपल है भाई, इतना झोल करने की जरूरत नहीं है, 13.6 कॉमन ही आ रहा है, तो प्रोपोर्शनल करके आप कर सकते हैं, ऊपर नीचे से सेम चीज तो कटी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वाला ट्राई करो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एक्सप्लेन्ड क्लियरली बाय सोमरफेल्ड मॉडल ऑफ एन एटम, फाइन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताने की जरूरत ही नहीं है भाई, इतना आसान है। नेक्स्ट, इन सोमरफेल्ड थियरी ऑफ एटॉमिक मॉडल द एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय, बोहर में जो एंगुलर मोमेंटम है, बोहर में वो है mvr nh/2π, और सोमरफेल्ड में n इस्तेमाल नहीं हुआ है, k इस्तेमाल होगा, k इज एजिमिथल क्वांटम नंबर, तो mvr = kh/2π, ध्यान रखना ये सोमरफेल्ड की बात है, kh/2π, तो kh/2π इज द आंसर, nh/2π वो बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम है, और इलिप्टिक ऑर्बिट में kh/2π, ठीक है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, ये आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं, हो गया ऐसा सवाल है, देखो हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट यानी पहले शेल में एनर्जी दे रखी है -0.6, He+ की निकालनी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन सा ऑर्बिट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन सा ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, ग्राउंड स्टेट इज द फर्स्ट ऑर्बिट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज थर्ड ऑर्बिट, सो ऑन, ठीक है, कर लेंगे। अरे 13.6 वाला फॉर्मूला लगाना है यार, ठीक है, 2 बार लगाना, एक बार हाइड्रोजन के लिए, एक बार He+ के लिए, फिर डिवाइड कर देना, कॉमन चेंज कट जाएगी, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की तरफ, तो एक बार हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डेफिनेशन समझ लेते हैं, सबको आता ही है, मेन तो उसका फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला पता हो, ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है, जिसे आप माइक्रोस्कोपिक कहते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी पोजीशन फिक्स है ही नहीं,
एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एक ही टाइम पे कहीं भी हो सकता है, उसकी जो सर्टेनिटी है कहीं भी रहने की वो फिक्स नहीं है, वो है ही नहीं है, निश्चित नहीं है इलेक्ट्रॉन कहां होगा। बॉडी जितनी बड़ी होती जाती है ना, उसमें बैलेंस उतना अच्छा बनता है, उसका मोमेंटम उतना अच्छा होता है और उतनी आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, चाहे मोमेंटम हो चाहे उसकी पोजीशन हो। लेकिन पार्टिकल जितना छोटा होता जाता है, जितना मासलेस होता जाता है, उसका मोमेंटम, उसका बैलेंस उतना अच्छा तो होता नहीं जितना बड़ी बॉडी का होता है। ठीक बात। तो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज का आप मोमेंटम भी नहीं निकाल सकते, पोजीशन भी नहीं निकाल सकते एक्यूरेटली, ऐसा हाइजेनबर्ग ने कहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एज एन एग्जांपल से उसको समझाया गया है कि जैसे बोहर की पिक्चर से लगता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, जबकि हाइजेनबर्ग कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे है कि ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहा है, उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स ही नहीं है। ठीक है, और ना ही उसका बैलेंस फिक्स्ड है, ना मोमेंटम फिक्स्ड है। ये फॉर्मूला आपने को सबको याद होगा। दोनों का जो प्रोडक्ट होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन में जितनी अनसर्टेनिटी है दैट इज डेल्टा एक्स, एंड डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन लीनियर मोमेंटम। दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है h/4π। ठीक, इसको आप एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, और डेल्टा m के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि वेलोसिटी वेरी करती है, मास वेरी नहीं करता। ठीक है, और इसी को आप लिख सकते हैं यूनिट कन्वर्ट करके एनर्जी इनटू टाइम, पोजीशन इनटू मोमेंटम को आप एनर्जी इनटू टाइम भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, एक बार इसको देख लो। भाई देखो, मैं आपको सिलेबस तो नहीं करवा रहा हूं, है ना, मतलब रिवीजन भी हो जाए और चीजें समझ में भी आ जाए, टाइम हम ज्यादा खराब नहीं कर रहे। ठीक है, और जिसको ज्यादा ही डिटेल में पढ़ना हो अब तो वो अब लेट है। ठीक है, इसकी कंडीशन यही है कि आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ ही रखा हो, थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो। ठीक है, तो ज्यादा समझ में आएगा, कर लेंगे। ठीक, ओके, ये सब मैंने बता दिया। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे वैलिड होता है एच, तुम जानते ही हो। फिर आता है डी ब्रोइज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहते हैं इसको, ये कहता है कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं उनके पास वेव नेचर भी है, मतलब उनके पास डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर तो है ही है, वेव नेचर भी है। तो ये कहता है कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के पास वेव नेचर भी होता है, और उस वेव को मैटर वेव कहते हैं। मैटर वेव इज द वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल। तो डी ब्रोई के अकॉर्डिंग हर पार्टिकल के पास वेव कैरेक्टर भी है, और ऐसे वेव को मैटर वेव कहते हैं, और वेवलेंथ निकालते हैं ऐसे h/mv। ठीक है, और तुम सब जानते हो जो मोमेंटम होता है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ ऐसे रिलेट करता है, तो मोमेंटम की जगह आप काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो √2m काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम होता है mv, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv², दोनों में रिलेशन होता है p इज इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी, तो आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी होता है आप सब जानते हैं 3/2 बोल्ट्जमान कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये फॉर्मूले डी ब्रोई के स्पेशली याद कर लेना। 2m काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, और 3m बोल्ट्जमान कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर भी लिख सकते हैं। बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 10⁻³ होती है। हालांकि स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ाया जाता है, लेकिन स्टेट्स ऑफ मैटर अब आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन भाई जहां पर लिंक कब बैठता है मैंने वहां पे उसकी चर्चा करवा दी है, फिजिक्स में आप पढ़ते ही होगे। ठीक है, देख लो एक बार इसको। याद हो जाएगा, लैम्बडा इक्वल टू h/mv, mv इज मोमेंटम, मोमेंटम की जगह लीनियर मोमेंटम, उसकी जगह लिख सकते हैं √2m काइनेटिक एनर्जी, और उसकी जगह लिख सकते हैं √3m बोल्ट्जमान कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ाया जाता है। ठीक है, वो आपके अब सिलेबस में नहीं है, तो इसको याद कर लेना। अरे आपको याद होगा काइनेटिक एनर्जी वैसे तो होता है 3/2 RT, फिर वो हर एक पार्टिकल का निकालते हैं तो एवोगाड्रो नंबर नीचे चला जाता है, और R/एवोगाड्रो नंबर ही बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, आप सब जानते हैं। बोल्ट्जमान कांस्टेंट इज गैस कांस्टेंट बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है,
तो ये R/Na होता है, जिसे आप KB कहते हैं। ठीक है, ये आप सबने पढ़ रखा होगा। ठीक, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी की जगह आप EV भी रख सकते हैं ताकि ये पोटेंशियल भी रिलेट हो जाए। और इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते हैं कितना होता है, तो फॉर इलेक्ट्रॉन दिस वैल्यू बिकम्स 12.27 अंडर रूट पोटेंशियल डिफरेंस इन एंगस्ट्रॉम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लिख लो भाई, लिख लो एक बार। ठीक है, थोड़ा हम भी बैठ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आप ट्राई कर लो। इफ इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्सेलरेटेड, अगर इलेक्ट्रॉन को भगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस देके, तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं लैम्बडा से। या तो ये याद कर लो H/√2 MeV, या याद कर लो सोल्ड वैल्यू 12.27, 2 constant, M constant, E constant. By putting those values we get 12.27 by under root square root of potential difference applied to accelerate the electrons. Yes, okay. चलो, नीट 2017 का सवाल एक इस टॉपिक से पूछा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज दिस, करेक्ट है? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई, करेक्ट। डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई, करेक्ट। डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई, करेक्ट। दूसरा, हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि इसमें ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी है, ग्रेटर सिमेट्री है, करेक्ट। ठीक, ट्रू। द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ओ फॉल्स। डी ब्रोइज वेवलेंथ इज λ/H/mv, ट्रू। तो हमारा ऑप्शन हमें मिल गया है टी, क्योंकि आपने क्वांटम मैकेनिकल बोर्ड में पढ़ा था कि हाइड्रोजन के लिए n रूल होता है, n सेम तो एनर्जी भी सेम। और अगर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल नहीं है तो n+l रूल होता है ना? अब वो में बढ़ा होगा n+l रूल। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए होता है n रूल, जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसका n सेम उसकी एनर्जी सेम। फिर चाहे वो 2s हो चाहे 2p, n सेम है ना, 2 2 तो एनर्जी सेम है। तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। ये ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। फॉल्स हमें ढूंढना था, हमें मिल गया। नेक्स्ट 2010 का सवाल। A 0.66 kg ball is moving with the speed of 100 meter per second. The associated wavelength will be, बताइए यार, इतना बेसिक सवाल है। वेवलेंथ मांग रहा है पार्टिकल का, क्या फॉर्मूला है? लैम्बडा इज इक्वल टू H/mv। H की वैल्यू क्या रखनी है? 6.6 10⁻³ जूल सेकेंड। मास कितना रखना है? 0.66 kg में ही रखना, ऐसा यूनिट है। वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी रखनी है? 100। इसको सोल्व करना, अपना आंसर आ जाएगा मीटर में, ऐसा यूनिट में। बोलो भाई, कैसे पता लगा? ये डी ब्रोई का क्वेश्चन है सर, पार्टिकल है, वेवलेंथ की बात कर रहा है उसकी, तो ये तो डी ब्रोई का कॉन्सेप्ट है ना। ओके, नेक्स्ट। इफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, 2008 का सवाल है। इफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड इट्स मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज, वाओ। तो मुझे बताओ, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई होता है, ठीक है। इसने कहा कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मतलब डेल्टा एक्स और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी वो बराबर हैं। तो डेल्टा एक्स की जगह मैं डेल्टा पी लिख सकते हूं, डेल्टा पी का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई। क्योंकि इसने कहा है ना डेल्टा एक्स और डेल्टा पी बराबर है, इसलिए मैंने 2 बार डेल्टा पी लिख दिया और वो स्क्वायर हो गया। इसने मांगा है वेलोसिटी, तो डेल्टा पी की जगह क्या लिख सकते हो? m डेल्टा v, याद होगा, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, क्या आ जाएगा? m स्क्वायर डेल्टा v स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई। ये डेल्टा v निकालना, डेल्टा v स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई m स्क्वायर। ठीक, हमें डेल्टा v चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट H/4 पाई m स्क्वायर। ऑप्शन से मिला लेना,
4 का 2 बाहर आ जाएगा और m स्क्वायर का m बाहर आ जाएगा, तो 2m बाहर आ जाएगा। h/π इज द आंसर। बोलो भाई, कर लोगे? आसान है, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, हुआ पड़ा है, हुआ पड़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, पढ़ो एक बार, पढ़ो एक बार, पढ़ो एक बार। द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजिशन इज एसोसिएटेड विद एन अनसर्टेनिटी मोमेंटम विच इज इक्वल टू दिस। तो आपको अनसर्टेनिटी मोमेंटम दे रखा है 1 × 10⁻18 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। द अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटीज, मोमेंटम देके वेलोसिटी मांगे यार, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दिया हुआ है और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी मांगी है। तो मुझे बता दो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कितना है? 10⁻18 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। और क्या मांगा है? डेल्टा वी। अब तो जानते हैं कि जो डेल्टा पी होता है वो होता है m डेल्टा वी। डेल्टा पी की वैल्यू दे रखी है 10⁻18, मास इलेक्ट्रॉन का ग्राम में रखना क्योंकि ग्राम में डाटा, 9 × 10⁻28 इंटू डेल्टा वी। यहां से डेल्टा वी निकाल लेना। 10⁻28 नीचे आएगा, 10⁻28 ऊपर जाएगा 10⁻28 और 10 का 10 हो जाएगा, 10⁻10 हो जाएगी और 9 नीचे आएगा, 1/9 इंटू 10⁻10। 1/9 लगभग 0.1 होता है, मतलब 10⁻1 10⁻10 10⁻9 10⁻9 आपका आंसर होना चाहिए। आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है? बोलो भाई, हो जाएगा? ठीक है, चलो आगे बढ़ो फिर। फिफ्थ, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 10⁻31 kg। Planck's constant is this. Uncertainty in velocity within a distance of 0.1 angstrom is, wow, ये सवाल देखो, है तो यूनिक सवाल लेकिन क्या है कि नॉर्मल है। 2006 में पूछा गया है मेडिकल एग्जाम में। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालनी है, तो मुझे बताओ, और पोजीशन दे रखा है डेल्टा एक्स डॉट m डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। डेल्टा x 0.1 एंगस्ट्रॉम, मीटर में बना लेना क्योंकि आंसर ऑप्शंस मीटर पर सेकंड में है, तो ऐसा यूनिट मीटर। मास रखना है 9.11 10⁻31 इंटू डेल्टा v जो कि निकालना है ग्रेटर देन इक्वल टू ले लेते हैं, सॉल्व करना है। h/4π, h के लिए क्या रखनी है? 6.626 10⁻34 अपॉन 4π, पाई की वैल्यू 3.14। तो देख लेना आपका 5.79 तो सेम है। अब ये देख लेना 10 की 5 10 की 8 10 की 6 10 की 7 क्या आने वाला है, ठीक है? तो राउंड ऑफ करके आप ये सवाल कर सकते हैं 6.6 3, ठीक है? 9 वो तो 0.1 है ही, 10 के बाद एक साथ करके एक साइड करके आप देख सकते हैं 10 की 6 आएगा, 10 की 7 आएगा, 10 की 5 आएगा, 10 की 8 आएगा। बस यहाँ दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये है कि फॉर्मूला ये लगना है ठीक है? दूसरा यूनिट का ध्यान रखना है, ये एंगस्ट्रॉम में है और ऑप्शंस मीटर पर सेकंड में है, यानी एसआई यूनिट्स में है, तो आप इसको मीटर बना के यूज करना, इसलिए 10⁻10 यहाँ पे लिखा गया। बोलो भाई, कर लोगे? चलो, 6th क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दिस इज। तो भाई लैम्बडा और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है? लैम्बडा इज इक्वल टू h/, सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट क्या, मैं सारे ही बोल देता हूं, फॉर्मूला बेस्ड है। वंस यू लर्न द फॉर्मूला, ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल तो वही हो गया। जस्ट पुट द वैल्यूज, h/√2m काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है बेटा 4.5 10⁻29 जूल, और मास जो है वो भी दे रखा है, वो यहाँ पुट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पुट हो जाएगी, h के लिए 6.6 10⁻34। इसको सोल्व कर लेना, ये आप ट्राई करना, ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं। 7th, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय, ऐसा क्वेश्चन आया तो नहीं है नीट में, लेकिन पूछा जा सकता है, एक बार इसको देख लो। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 25 वोल्ट।
पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया 25 वोल्ट का, इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट करना था और तेज करना था, भगाना था। डी ब्रोई वेवलेंथ निकालना है, सिंपल है। लैम्बडा को एच अपॉन अंडर रूट 2m EV। और इलेक्ट्रॉन का सवाल है तो मैंने तुम्हें बताया था, इलेक्ट्रॉन के लिए याद कर लेना। फॉर इलेक्ट्रॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 12.27 अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम। तो V की वैल्यू रख देना। V की वैल्यू क्या रखनी है? 25 का रूट ले लेना 5, ये हो जाएगा 12.27 रूट 25 एंगस्ट्रॉम। रूट 25 हो गया 5, तो लगभग 2 पॉइंट समथिंग अपना आंसर आ जाएगा। चेक कर लेना, हो गया ना जल्दी सोल्व। लर्न द फॉर्मूला ऑफ डी ब्रोए, ठीक है ना। लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी कैन बी रिटन एज एच अपॉन पी, लीनियर मोमेंटम है। और लीनियर मोमेंटम की जगह काइनेटिक एनर्जी लिखनी हो तो एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल डिफरेंस का जिक्र करना हो तो ईवी लिख दो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे। और अगर बोल्ट्जमान कांस्टेंट में लिखना हो तो 3m बोल्ट्जमान कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, ठीक है। तो एक सवाल टेम्परेचर का भी है, देखो ये रहा, बड़ा बढ़िया सवाल है, देख लो। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया नीट की हिस्ट्री में ना। और अगर ये आ गया और किसी ने अगर बोल्ट्जमान कांस्टेंट वाला यानी टेम्परेचर वाला रिलेशन नहीं पढ़ रखा हुआ, टेम्परेचर वाला कि डी ब्रोइज वेवलेंथ टेम्परेचर से कैसे रिलेटेड है, तो ये सवाल फंस जाएगा। ठीक, पढ़ो इसको। हीलियम का केस है और नियोन का केस है, दोनों का एटॉमिक मास गिवन है। डी ब्रोई वेवलेंथ हीलियम की -73 डिग्री सेल्सियस पे इज m टाइम्स द डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ नियोन। यानी ये दो केस हो गए, एक तो हो गया हीलियम, लैम्बडा ऑफ हीलियम इज क्या हो गया, h अपॉन अंडर रूट 3m बोल्ट्जमान कांस्टेंट टेम्परेचर। और h कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहने देते हैं, अंडर रूट 3 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, और टेम्परेचर है -73 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में हो गया 200 केल्विन, यहाँ गया 200। ये पहली इक्वेशन। फिर ऐसे निकाल लो नियोन के लिए, ठीक है। मास आपको पता ही है हीलियम का कितना होता है, 4 होता है, तो वो भी रख सकते हो इंटू 4, समझ गए ना। m की वैल्यू 4, t की वैल्यू 200, ठीक है। नियोन के लिए लैम्बडा ऑफ नियोन इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 3। मास कितना हुआ नियोन का, 10 दे रखा होगा, सॉरी 20, 10 तो एटॉमिक नंबर होता है। बोल्ट्जमान कांस्टेंट फिक्स है और टेम्परेचर 727 है, तो केल्विन में कितना हुआ, 727 प्लस 273 कितना हुआ बेटा, 7310, 1000 हो गया क्या, 1000 हो गया, 1000 केल्विन, ये आ गया 1000। लैम्बडा ऑफ एच और लैम्बडा ऑफ नियोन, इन दोनों को डिवाइड कर देना, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देना, लैम्बडा ऑफ एच लेफ्ट में, लैम्बडा ऑफ नियोन ये सोल्व हो जाना। और फिर क्या बोला है इसने कि जो हीलियम का वेवलेंथ है वो नियोन की वेवलेंथ के m टाइम्स है, तो ये वैल्यू m के बराबर हो जाएगी और m का आपका आंसर आ जाएगा। अरे लैम्बडा ऑफ एच अपॉन लैम्बडा ऑफ एन इज इक्वल टू m ना, यही तो m है, खुद ही वो रखा देखो, वेवलेंथ ऑफ हीलियम इज m टाइम्स ऑफ नियोन, तो नियोन से नियोन कट जाएगा, m आ जाएगा। अरे इस लाइन का यही तो मतलब है बेटा, ये जो दे रखा है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि लैम्बडा ऑफ हीलियम इज m टाइम्स ऑफ लैम्बडा ऑफ नियोन। आप समझ में आ जाएगा इसकी जगह सर ने m क्यों रखा है। तो ये आपके सवाल हैं, और ये हो गया हमारा नीट सीरीज का टॉपिक नंबर 2 विच इज बोह्र-सर्टोविक मॉडल, सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रोइज हाइपोथेसिस। ओके, तो फिर मिलते हैं ठीक 7 बजे अगली वीडियो में, टॉपिक नंबर 3 को लेकर आएंगे, ठीक है। ओके।